हेलो एवरीवन। एसएसएमआईसी स्कूल के जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी आज ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं और जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं। पहली बुक जो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये वाली बुक है जो इसको हम कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। और इसमें 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर का नाम है परिचय, सेकंड राष्ट्रीय आय का आलेखन, थर्ड मुद्रा और बैंकिंग, फोर्थ आय और रोजगार के निर्धारण, फिफ्थ सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, सिक्स्थ खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। जो पहला चैप्टर है हमारा इसमें परिचय, इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो ये बुक है किस आधार मतलब क्या क्या चीज़ें हमें इस पूरी बुक में पढ़नी है। जो से चैप्टर उनका पूरा कैलकुलेशन मतलब एक निचोड़ जिसको हम सारांश भी बोलते हैं, समरी बोलते हैं, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वर्डिंग है, मतलब कि जो थोड़े टिपिकल हैं वो मैं आपको उनकी डेफिनेशन बताऊंगा और उस डेफिनेशन को आपको मतलब लिख एक पेपर मतलब कॉपी में नोट भी करना है और आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो जो ये टर्म्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा पहले चैप्टर में, वो टर्म्स पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में मतलब पूरे सिलेबस में आपको मतलब उसमें हेल्प मिलेगी। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी टर्म होती हैं जो आपको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो ये मतलब जैसे आपको पता नहीं होगा इन वर्ड का तो हर चैप्टर में आपको ये परेशान करेंगी कि भाई इसका क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो कुछ वर्ड हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके जब मैं आपको ये वर्ड बता दूंगा उसके बाद आप अपना मतलब चैप्टर खुद से पढ़ेंगे। 2 पेजेस का चैप्टर है तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इस वर्ड का ये मतलब है और इस वर्ड जो ये वर्ड है जिस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उस सेंटेंस का क्या मतलब है। तो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आपको स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो मतलब टर्म है व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र। इनका मीनिंग क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के आधार पर, यानी कि एक मतलब पर्सनल किसी की कंपनी है या कोई भी एक सेक्टर है, कोर सेक्टर है, उसमें रोजगार की दर क्या है उस कंपनी में बेरोजगारी दर क्या है, उस कंपनी का लाभ क्या है, उस कंपनी की का हानि क्या है, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही बड़े लेवल पर जैसे पूरे बोला जाता है कि भारत की जीडीपी क्या है, तो ये सब आता है समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बहुत बड़े लेवल पर कुछ चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बेरोजगारी दर कितनी है भारत में मतलब रोजगार दर कितनी है, भारत में डिफेंस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च है, और आईटी सेक्टर में मतलब रोजगार दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, कितने लोग मतलब एमएसएमई सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार है, कितने फर्म्स हैं, मतलब एक होल पैमाने पर इसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। और जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है यही आपकी बुक का एक परिचय है। 2 बुक हैं, एक तो समष्टि अर्थशास्त्र जो कि ये वाली है और दूसरी है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो दूसरी बुक है जो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में है, लेकिन इस चैप्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में डिफरेंस समझाया गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूं कि जैसे जियो सिम है, मतलब जियो रिलायंस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो लेकिन है तो वो प्राइवेट और एक व्यक्ति के आधार पर चलती है, व्यक्तिगत इकाई है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई है। तो उस जैसे रिलायंस है उस कंपनी में कितना नफ़ा नुकसान हुआ है हर साल या हर महीने या हर तिमाही, तिमाही का मतलब हर 3 महीने के जो भी कैलकुलेशन की जाती है, रोजगार दर, बेरोजगारी दर, खर्च उस पर, वो सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटे पैमाने पर, लेकिन समष्टि मतलब एक बड़े, जैसे इंफॉर्मेशन सेक्टर है पूरी मतलब भारत का, पूरे भारत, जैसे BSNL हो गया, MTNL हो गया, मतलब कि भारत का जितना भी इंफॉर्मेशन सेक्टर है, चाहे उसमें प्राइवेट हो चाहे उसमें गवर्नमेंट हो, सब कुछ मिलाकर ब्रॉड मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जितने भी मतलब वो हैं जो हमारी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आते हैं, वो सब चीज़ें जो कैलकुलेट की जाती हैं कि भारत में बेरोजगारी दर IT सेक्टर में कितनी है, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब इसमें IT सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, ये सब कितनी मतलब कैलकुलेट की जाती हैं बड़े पैमाने पर। तो दूसरा पॉइंट आता है तेज़ी और मंदी, मतलब कि जैसे आप बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब उत्पादक है, वो जैसे 30 रुपये का मिलता है और 1 साल बाद मिलने लगा आपको 40 रुपये का, तो उसमें जो मतलब तेज़ी आई वो 10% की आई है, मतलब 30 से 40 रुपये होगा तो उसे तेज़ी बोलते हैं। तो मंदी का मतलब 30 से 20 में का प्रोडक्ट हो गया, तो भैया अब 20 रुपये में प्रोडक्ट मिलने लग गया तो उसे मंदी बोला जाता है। इसके भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। रुपये पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डॉलर के अपेक्षा में रुपये पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तेज़ी का, मंदी का, वो सब हम अगले चैप्टर मतलब आगे की चैप्टरों में पढ़ेंगे। इनके बहुत सारे मतलब वो होते हैं कि इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब हम उनमें पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट है मतलब सहायता, जैसे मान लो कि आप कि जैसे जियो नेटवर्क है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है लेकिन है एक प्राइवेट, तो जब जियो नेटवर्क है तो जो भी जिसकी वो कंपनी है वो कितना अपनी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, कितना मतलब कैलकुलेट नफ़ा नुकसान देख रहा है, वो सब चीज़ें मतलब कि पैसा इन्फ्लक्स करके अपनी कंपनी में कितना मतलब कंपनी को सहायता पहुंचा सकता है। वैसे इसमें गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट भी पैसे को इन्वेस्ट करती हैं उन कंपनीज़ में शेयर खरीदने के लिए, इसलिए भी करते हैं कि ताकि अगर कोई नुकसान में भी कंपनी जा रही है तो उसके शेयर खरीद लिए जाते हैं, जिससे कंपनी को सहायता मिल सकती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि उससे लोग मतलब उस कंपनी से कई लोग जुड़े होते हैं, कई हज़ारों हज़ार नौकरियां जुड़ी होती हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट इसलिए भी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प प्राइवेट कंपनी को कर देती हैं। ठीक है, तो जो भी जो छोटे लेवल पर हुआ है उसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटे लेवल पर या व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के तौर पर जो भी हुआ है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो बड़े पैमाने पर, जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट कितना GDP का कितना पैसा उसमें इन्फ्लक्स कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, उस सब का कैलकुलेशन, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे फार्मिंग सेक्टर हो, चाहे MSME सेक्टर हो, इन सब पर कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितनी रोजगार, बेरोजगारी दर, खर्च जिसे व्यय बोलते हैं, ब्याज दर, जितना भी कैलकुलेट किया जाता है बड़े पैमाने पर, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसी मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, इसी चीज़ को हम इस बुक में पढ़ेंगे जो कि भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, कि महंगाई कैसे की जाती है, महंगाई कम कैसे की जाती है, मतलब एक नेशनल राष्ट्र के रूप में काम कैसे किया जाता है, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एक टर्म है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति जहाँ भी लिखा है समझना कि वो महंगाई लिखा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कोई चीज़ 30 रुपये की है वो 40 रुपये में मिलने लग गई तो महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई दर लिखा आता है कहीं तो आप समझना कि 10% की महंगाई दर बढ़ गई। जो 30 रुपये में था वो 6 महीने बाद 40 रुपये में मिलने लग गया, तो 10% का तो मतलब महंगाई दर बढ़ गई ना, तो उसे आप महंगाई दर का मतलब 10% की कहीं लिखा है कि भाई 20% की महंगाई दर है, 20% की महंगाई दर, तो इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट 40 में था फिर वो 60 में मिलना शुरू हो गया है। तो महंगाई दर और महंगाई का ये
डिफरेंस होता है दोनों में। अब आता है मंदी। मंदी में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 30 रुपये की है वो 20 रुपये में मिलना लग गई तो वो मंदी है। तेजी भी है, इनके रुपये के आधार पर डिसाइड होता है, वो बैंकिंग सिस्टम करता है, आरबीआई करता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो सब हम आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये टर्म हैं, जो ये वर्ड लिखे आएंगे, इनका क्या क्या मतलब होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं कि मंदी आती कैसे है किसी भी देश में, तो देखो, अब हम यहाँ देश की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की हम बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो भी पढ़ेंगे देश के पूरे देश को मद्देनजर रखकर पढ़ेंगे, ना कि किसी एक छोटी इकाई को या किसी एक छोटी कंपनी को मद्देनजर रखकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी मैंने मंदी बताई, जो ये मंदी की मतलब है, ये सब पूरे देश के अंडर में ही लेकर बताई जाती हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो जैसे भारत में मंदी आ गई, तो मंदी आने के कारण क्या है पीछे के, कि जो मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं भी आपको, जो उत्पादन है, मतलब जैसे कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी में उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसका उत्पादन कम हो गया। उत्पादन मतलब कि कोई भी वैल्यू, ये उत्पादन, उत्पादक और ये सब टर्म हम आगे पढ़ेंगे। जो भी उत्पादन हो रहा है कंपनी में, वो उत्पादन कम हो गया। जैसे हम 20 जोड़ी शूज़ बनाते थे, अब 10 जोड़ी शूज़ बनाने लग गए उस कंपनी में, तो रोज़गार घटेंगे। जो चीज़ 20 मतलब जितने लोग 20 जोड़ी शूज़ बना रहे थे, अब 10 जोड़ी शूज़ बनाने में तो कम आदमी लगेंगे, तो उसे बोलते हैं श्रम, ठीक है। श्रम मतलब श्रमिकों का जो कार्यबल होता है उसे श्रम बोलते हैं, ठीक है। जो भी कार्य वहाँ पर मजदूरों के द्वारा या एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है उसे श्रम बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पादन कम हुआ, रोजगार कम हुआ। जब रोजगार कम होगा तो लोगों पर पैसे, मतलब पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो ऑलरेडी मंदी आनी तय है, ठीक है। तो आपको ऐसे सब चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है आर्थिक एजेंट। इस पहले चैप्टर में आर्थिक एजेंट एक टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मतलब बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को चलाता कौन है, कौन नियम बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट अकेले ही नहीं बनाती, आरबीआई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, जो हमारे मतलब वित्त संस्थान हैं, वो भी मिलकर बनाते हैं। वित्त मंत्रालय है वो भी बनाता है, और जो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो सब मिलकर मतलब ब्याज दर को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों को, मतलब महंगाई को, ब्याज दर को कैसे मतलब मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आर्थिक एजेंट यानी कि बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो भी हमारे संस्थान हैं, गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों चाहे आरबीआई ये सब हों, तो उनके द्वारा किया जाता है, उन्हीं को हम आर्थिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। कई जगह आपने वर्ड सुना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब प्राइवेट की होंगी। प्राइवेट मतलब व्यक्ति की होंगी, किसी भी एक व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति होगी, ठीक है। जैसे भारत में है जियो रिलायंस है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिस देश में बहुत मतलब अधिकतर कंपनियां पूंजीवादी होते हैं, यानी कि अपना ही श्रम है, अपनी ही भूमि है और अपने ही फर्म है, कंपनी अपने ही शेयर होल्डर हैं, तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आपने सुना होगा, अभी मैं इसको पहले आगे ले जाता हूँ, एक टर्म होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे रूस है, ठीक है। रूस में क्या होता है कि सारी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, अधिकतर वो सब गवर्नमेंट की हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी गवर्नमेंट की दखल के बिना कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे एक स्कूल है, जैसे हमारा श्री श्याम सिंह इंटर कॉलेज है, आपका जो इंटर कॉलेज है वो किसी एक व्यक्ति का है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं भाई, लैंड भी अपनी ही है, मतलब कि भूमि अपनी है, और उनके रूल एंड रेगुलेशन है वो सब भी मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। तो
वो सब चीज़ें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो सब चीज़ें तुम्हारा गवर्नमेंट में आता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी नियम बनते हैं, जो भी वैकेंसी होती हैं, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल एंड रेगुलेट किए जाते हैं। तो मतलब जो भी अधिकतर चीज़ें हैं वो मतलब जो प्राइवेट हैं, जो लोगों की अपनी संपत्ति मानी जाती है, उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जो गवर्नमेंट की सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें समाजवादी अर्थव्यवस्था माना जाता है। अगर मैं कहूँ कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी या समाजवादी, तो हम कहेंगे कि भारत ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2014 के बाद से मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है कि जो भारत की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था अब तक बनी हुई थी कुछ हद तक, उसे अब धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाए। जैसे रेलवेज़ हो गया, रेलवेज़ में मतलब कई सारे प्रोजेक्ट, जो रेलवेज़ हैं वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट मतलब प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट का मतलब फिर ये हो जाता है कि उसकी सहूलियत ज़्यादा बढ़ जाती है, खर्च मतलब टिकट की वैल्यू भी बढ़ेगी तो खर्चा मतलब सहूलियत भी बढ़ेगी, मतलब हर चीज़ें फिर सिस्टम से होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब ये अंतर होता है पूंजीवादी में और समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब एक टर्म आती है आयात और निर्यात। न्यूज़पेपर्स में भी आपने और न्यूज़ चैनल में भी आपने कई बार सुना है आयात और निर्यात। जो आयात टर्म है, आयात मतलब होता है जब हम दूसरे चीज़ों से कोई भी चीज़ को मतलब प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, मतलब वो आती तो डॉलर के रूप में है, लेकिन हम उसे पैसा देकर चुकाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू को पैसा देकर हम चुकाते हैं। जैसे कोई भी आप मान लो कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी मान लो या कोई भी कंपनी मान लो कि अगर कोई भी कंपनी आ रही है, मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी जैसे Xiaomi का मतलब प्रोडक्ट है, वन प्लस चाइनीज़ कंपनी है, अगर उसका मोबाइल भारत की मार्केट में आ रहा है तो मतलब वो आ रहा है वहाँ से, दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है और हम उसे ख़रीद रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आयात करना। किसी भी देश, दूसरे देश से कोई भी एक देश दूसरे देश से कोई भी चीज़ को ख़रीदेगा तो उसे हम आयात बोलते हैं। निर्यात उसे बोलते हैं जब भारत जैसा, जब कोई भी देश दूसरे देश को कोई भी चीज़ बेचता है तो उसे निर्यात बोलते हैं, मतलब एक्सपोर्ट बोलते हैं। आयात मतलब इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक है वस्तु व सेवा कर, मतलब जो वस्तु जैसे बोलते हैं ना कि सेवा कर मतलब कि कोई भी जो सर्विस टैक्स हैं, प्रोडक्ट टैक्स हैं, वो मतलब क्या होता है सर्विस टैक्स, जैसे बोलते हैं कि भाई हम सर्विस टैक्स भी है, ये प्रोडक्ट टैक्स भी है। तो ये होता क्या है कि जैसे कि गुड्स हैं, गुड्स को जैसे वस्तु को बोलते हैं कि कोई भी जैसे हार्डवेयर हो गया, कोई भी शॉप हो गई, साबुन हो गई, जूस हो गया, मतलब ये जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मैटर से बने हुए हैं, वो सब चीज़ें हमारी वस्तु में आती हैं। वस्तु कर यानी कि गुड टैक्स यानी कि प्रोडक्ट टैक्स में आते हैं। टैक्स मतलब कि उनका जो टैक्स आता है, कर को आप ये हटा दो, वो आगे की चीज़ है। और जो सेवा होती हैं, सेवाएं जो होती हैं, मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर हमें, जैसे हमने कहीं एप्लीकेशन बना ली, जैसे टिकटॉक है, चाइनीज़ ऐप है, अगर उस चाइनीज़ ऐप चाइना के लोगों ने बनाई है और वो मतलब हमारे देश में उस मतलब उसको बेच रहे हैं, यानी कि हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेवाएं कर, मतलब सेवाएं। तो सर्विस बोलते हैं उसको, जो सॉफ्टवेयर के तौर पर की जाती हैं। जैसे एसी है, एसी को ख़रीद लिया हमने तो वो तो वस्तु हो गया, अगर हम उसकी सर्विस कराएंगे तो वो हो गया सर्विस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है तो वस्तु और सेवा में। ठीक, कई जगह आपको ये वर्ड मिलेगा तो आप उसको पहचान लेना। एक होता है विकासशील और विकसित देश। विकासशील और विकसित देश कौन कौन से होते हैं? जो विकसित देश होते हैं कि जिसका एजुकेशन, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल सिस्टम या स्ट्रक्चर प्लान्ड वे में हो,
मतलब एक मतलब प्लान हो हर चीज़ का कि हाँ भाई हमें इतना करना है, हमें ये सब कैलकुलेट करके इतना रोज़गार दर रखनी है, बेरोज़गारी दर इससे कम नहीं होने देनी है, और मतलब कि जो श्रमिक हैं उनको हमें यहाँ तक उनका स्टैंडर्ड रखना है कि जिससे वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वो सब चीज़ें मतलब विकसित देश एक हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड से रखता है कि उसका एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, मतलब उसका जो रोड हैं वो सब अच्छी हैं, मतलब जो उनका फूड है, फूड मतलब फूड सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, फूड स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है कि इससे नीचे हमें जाना ही नहीं है। तो उसे बोलते हैं विकसित देश। जैसे अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, वो सब एक विकसित देश हैं। हांगकांग तो खैर अब चीन में चला गया है, तो लेकिन जब वो अलग एक प्रांत था तो वो एक मतलब उसमें था विकसित देश में। लेकिन अब जो विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश वो होते हैं कि जैसे अब भारत है, एक मतलब कोशिश कर रहा है, मतलब एक प्रगतिशील है कि भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना है, इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हर सेक्टर को, हर दिन पर दिन मतलब पर ईयर हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं कि भाई इससे बेहतर हो, चाहे उसमें हमारा रोड हो, चाहे हमारा उसमें एजुकेशन हो। लेकिन हमारा कोई एक ऐसा भी स्टैंडर्ड नहीं पहुंचा है अभी किसी भी सेक्टर में कि हम ये कहें कि हम इससे नीचे का स्टैंडर्ड रखेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। अभी बहुत गरीबी भी है, हर सेक्टर में बहुत नीचे हैं, चाहे उसमें चीन को भी कहें तो चीन भी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो भारत है विकासशील देश हैं, तो वो सब जैसे पाकिस्तान है अल्प विकासशील देश हैं, वो विकासशील से भी नीचे आते हैं, अल्प विकासशील में गरीबी दर का भी रेट इसमें देखा जाता है। तो ये सब विकासशील और विकसित देश की डेफिनेशन हो गई। अब बोलते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा कई बार कि भाई दूसरे मतलब भारत के प्रधानमंत्री कहीं गए हैं दूसरे देश में, वो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, दूसरी कंपनियों को लाना चाहते हैं भारत में। उसका फ़ायदा क्या है? इन्वेस्टमेंट ये निवेश वर्ड है क्या? निवेश वर्ड ये ऐसा वर्ड है जो पूरे मतलब उस जिस देश में आएंगी उस देश की पूरी कायापलट हो जाती है अगर जो एक गवर्नमेंट के पैमाने मतलब रूल एंड रेगुलेशन के तौर पर आ जाए तो निवेश जो है वो 3 चीज़ें लेकर आता है। जैसे मैं आपको बता दूं निवेश होता क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे आप मान लो एप्पल की कंपनी है, एप्पल मोबाइल फ़ोन आते हैं, लैपटॉप आते हैं, सब चीज़ आती हैं, तो एप्पल की कोई कंपनी है, वो एप्पल की कंपनी भारत में आ गई और उसने अपना यहाँ पर प्लांट लगा दिया कई सौ बीघे का लगा दिया। उसमें उसने भारतीय लोगों को रोज़गार दिया और उन रोज़गार से मतलब प्रोडक्ट बनाया। भारत की मार्केट भी इतनी बड़ी है, वो भी मिल जाती है एप्पल को। तो जो भी रोज़गार मिला है भारत के लोगों को, तो जो रोज़गार, जैसे मैं हूँ, मुझे एप्पल की कंपनी में रोज़गार मिल गया, नौकरी मिल गई, मैं वहाँ पर काम करूँगा, काम के बदले मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे को मैं अपने ही देश में मतलब कुछ चीज़ें खरीदूँगा, तो मेरी जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जब खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो जिस जिस लोगों को मैं खर्च ज़्यादा करूँगा, जिन जिन लोगों के अनुसार, जैसे मैं कुछ आज कोई एक फ़ोन रख रहा हूँ, कल को 2 भी रखूँगा, तो मतलब खर्च करने की क्षमता मेरी बढ़ गई है और जो वो पैसा है वो देश में जाएगा, लोगों के पास जाएगा, फिर उनकी भी क्षमता बढ़ेगी खर्च करने की। जब क्षमता बढ़ेगी तो फिर वो टैक्स भी ज़्यादा देंगे, मैं भी ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा, और जब मैं टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट को दूंगा तो फिर गवर्नमेंट भी उस टैक्स का ज़्यादा कलेक्शन करेगी और उस टैक्स को गरीब लोगों पर या अपना डिफेंस सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में भी और ज़्यादा तरीके से लगा सकते हैं, जिससे एक तरक्की की राह आसान हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए हमारे देश में कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस इन्वेस्टमेंट का एक मतलब रोज़गार ही नहीं होता, बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे एक पूंजी हो गया, मतलब पैसा तो आता ही आता है, दूसरा टेक्नोलॉजी आती है। अब ये मान लो कि एप्पल की कंपनी आई, मैंने वहाँ पर काम सीखा, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे यहाँ तक आ गई, मतलब मैंने सीख ली, तो मैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। क्या पता आगे चलकर मैं भी एक कंपनी खोल लूँ उस टेक्नोलॉजी के तौर पर, तो मैं भी और लोगों को रोज़गार दूँगा।
फिर वो टेक्नोलॉजी मतलब नीचे 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 ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, जिससे एक एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। एक तो ये मतलब होता है। दो मतलब हो गए निवेश के, पूंजी आ गई, टेक्नोलॉजी हो गई। तीसरे वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति कि जो एप्पल की कंपनी है उसमें वर्क कैसे हो रहा है, मतलब उन लोगों को काम कराने का तरीका कैसा है और वो किस तरह से काम करा सकते हैं, और मतलब कि उनकी जो मतलब स्टैंडर्ड है वो भारतीय लोग अपनाएंगे, फिर उस स्टैंडर्ड को हम लोग और दूसरे लोगों को बताएंगे, तो एक स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में होती हैं। तो ये कुछ वर्डिंग मैंने आपको आज बताई है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मतलब जो मैंने बताई हैं बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हैं भी। अब इस चैप्टर को पढ़ना वीडियो के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अगर जो इस वीडियो से और ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इससे पढ़ें। अगर जो वीडियो से क्लियर हो जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कल को। तो दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही होप है कि आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे आज, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी ही कराए जाएंगे। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसके भी मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जब आप देखोगे तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।